बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम यूनिट 7 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपका जो 7 है, जो सातवां आपका यूनिट है, इसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया दे रहा हूँ और आपका एक यूनिट और आपका बच रहा है, जो कि टोटल आपके 8 ही आपके चैप्टर थे, 8 ही आपके यूनिट थे। तो 8वां हमारा चैप्टर बहुत ही शीघ्र आ जाएगा, आज से कल तक। तो जो कि सोशियोलॉजी पूर्णतः हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, यानी हो चुका है। तो आप जो है, यदि मेरा वीडियो जो है बाद में देख लें तो आप ये मत सोचिए कि एक ही क्लासेस की है। इसकी सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, आज ही इसकी वो भी क्लास आ जाएगी। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में आप सारे के सारे इसकी जो है चैप्टर्स क्लासेस ले सकते हैं। और बहुत सारे मैंने जो है पेपर को भी सोल्व किया पिछले साल, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर को आप उसको भी देख सकते हैं। और जो है एग्जाम से पहले पहले हमारा महासंग्राम का वीडियो आएगा, संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बिना कोई सीरीज खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल बीए की तैयारी जो एकदम फ्री में कर सकते हैं। कोई भी हमारी क्लासेस जो है पेड नहीं रहती, सारी की सारी हमारी क्लासेस जो है फ्री हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम यूनिट 7 को भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर कहाँ से नेम आपको मिला लेना है फिर से। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम है। मैं यूपी की ही यूनिवर्सिटी का सारा जो है हम क्लासें कराती हैं बीए की। ठीक है, तो चलिएगा, यूनिट आपका 7 है, इसको देखिएगा कि इसमें आपको पढ़ना है। यूनिट आपका 7 है, इसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक संरचना क्या है, जो है सोशल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेटस किसे कहते हैं, और रोल क्या है, मतलब जो है स्थिति और भूमिका किसे कहते हैं, मानदंड, लोकाचार, रीति रिवाज, प्रतिबंध और जो है मूल्य क्या है। तो इसमें के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका सामाजिक संरचना है, दूसरा स्थिति, तीसरा आपका भूमिका, चौथा मानदंड, पांचवा लोकाचार है, छठा आपका है रीति रिवाज, सातवां आपका प्रतिबंध, आपका मूल्य जो है आठवां। टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी इसमें जो है चैप्टर है। इसमें मतलब जो है 7 आपका चैप्टर है, इसमें आपके टोटल 8 आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले सामाजिक संरचना क्या है इसके बारे में समझो। तो सामाजिक संरचना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता हम यहाँ से देखेंगे। तो सामाजिक संरचना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये समझ लो। समाजशास्त्र में सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंजर ने सामाजिक संरचना शब्द का जो है प्रयोग अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सन 1885 ईस्वी में किया था। अब यहाँ से हम सामाजिक संरचना है क्या, इसके बारे में हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही एकदम सरल शब्दों में हम समझेंगे कि सामाजिक संरचना होती क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है, हमारा शरीर कैसे होता है। ठीक है, हमारे शरीर में यदि हम देखें तो हमारे शरीर में जैसे कि हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक होती है, पेट है, कान है, ठीक है, तो उंगलियां हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो शरीर की जैसे संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है। कैसे होती है, तो समाज की संरचना में जैसे कि समाज में जो है समूह होते हैं और समितियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं, और समाज में परिवार होता है, और सामाजिक प्रतिमान होते हैं, रीति रिवाज होते हैं सभी समाज के, अलग अलग धर्मों के। तो ये सब क्या है, ये सब है सामाजिक संरचना को एक आकार देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा लिखी इसमें कि जिस प्रकार हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, पेट, नाक, कान आदि से मिलकर जो है बनती है। तो हमारे जैसे कि हमारा शरीर जो है बहुत सारी जो है चीज़ों से मिलकर संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना का प्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब होता है उसी क्रम में, ठीक है, सही ढंग से, तो उसी क्रम में होता है सामाजिक इकाइयाँ। ये सामाजिक इकाइयाँ हैं क्या, जैसे कि समाज में जो है समूह होते हैं, बहुत सारे समितियाँ होती हैं, संस्थाएं होती हैं, और सभी की जो है रीति रिवाज होती है, अलग अलग जो है परिवार होता है। आपने देखा होगा आपके गांव में बहुत सारे अलग अलग परिवार होंगे, आप हो सकता है आपके कास्ट के होंगे तो वही परिवार, नहीं तो एक दो परिवार सभी कास्ट में होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह से एक सामाजिक संरचना को एक आकार मिलता है, और परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि की क्रमबद्धता को हम सामाजिक संरचना जो है कहा जाता है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। तो ये तो सामाजिक संरचना का अर्थ हो गया है। अब इसकी यहाँ से हम परिभाषा देखेंगे। ठीक है, चलेगा। तो स्पष्टता है कि सामाजिक संरचना शब्द से आशा इकाइयों की क्रमबद्धता से है। इकाइयों का एक ऐसा जो है प्रतिमानित संबंध है जो अपेक्षाकृत स्थिर होता है, संरचना कहलाता है।
हम हमारे चारों ओर की जो है वस्तुओं की संरचना को भली भांति समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि लिए आप एग्जाम्पल ले लो, तो अभी मैंने आपको एक आदमी का एग्जाम्पल दिया था। अब एक मकान का एग्जाम्पल ले लो। तो एक घर को बनाने में, ठीक है, एक मकान को बनाने में कितनी क्या क्या चीज़ें लगती हैं? कहोगे ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, मोरंग लगता है, और मिस्त्री भी होता, बनाने वाला भी होता है, लेबर की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ मिलकर जो है घर का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण कैसे होता है? समाज में बहुत सारे आपके जो है रिश्तेदार होते हैं, परिवार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं। तो इस सभी चीज़ क्या है, ये सब मिलकर के जो है सामाजिक संरचना को आकार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि आप एक मकान की संरचना को ले लो, जिसकी संरचना जो है ईंट, जो है चूना, सीमेंट आदि की क्रमबद्धता से जो है बनी है। अगर मकान में ईंट, चूना, सीमेंट आदि को अलग अलग कर दिया जाए तो मकान की संरचना जो है नष्ट हो जाएगी। तो दुर्खीम ने जो है सामाजिक तत्वों के कुल योग को सामाजिक संरचना माना है। सामाजिक संरचना जो है किसे कहते हैं, यह समझने के लिए हम जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाओं को हम स्पष्ट करेंगे। तो सामाजिक संरचना यही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिएगा, एक परिभाषा और भी यहाँ से लिखी हुई है कि सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है। अब उप संरचना क्या है, ठीक है, उप संरचना भी इकाइयाँ। तो समाज में इकाइयाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि परिवार आपका हो गया है, आपके नातेदार होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ठीक है, कुछ समितियाँ होती हैं, समूह भी आपके समाज में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक उप संरचना मिलकर सामाजिक संरचना का एक स्वरूप तय करती हैं, उसको एक आकार देती हैं। तो इसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक संरचना होता क्या है, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्थिति किसे कहते हैं और भूमिका किसे कहते हैं। दोनों के बारे में हम समझेंगे। स्थिति की जब भी बात आती है स्टेटस, तो आप ऐसे ही अनुमान लगा लोगे कि स्टेटस का मतलब होता है व्यक्ति का पद कैसा है, ठीक है। व्यक्ति कैसा है समाज में, उसका पद कैसा है, जॉब करता है, बड़े घर का है या फिर छोटे घर का, गरीब है या फिर अमीर है, तो उस लेवल से इसका जो अर्थ लगाया जाता है। तो समाज शास्त्र में महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, स्थिति जो है किसी व्यक्ति की जो है सामाजिक स्थिति या पद को दर्शाता है। सामाजिक स्थिति उसकी क्या है, अमीर है कि गरीब है। पद का मतलब होता है किस पद पे है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती बाड़ी करता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है स्थिति जो है दर्शाती है, इसी को हम स्थिति कहते हैं। जबकि भूमिका क्या है, भूमिका मतलब होता है रोल। भूमिका जो है उस स्थिति से जो है जुड़े अपेक्षिक व्यवहार को जो है दर्शाता है। अब भूमिका क्या है, आपके बिहेवियर को दर्शाता है, आपका व्यवहार कैसा है। तो यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम विस्तृत में समझेंगे। पहला हम स्थिति के बारे में समझेंगे, स्टेटस क्या है। तो स्थिति जो है वह पद या स्थान है जो किसी व्यक्ति को समाज में जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो स्थिति क्या है, व्यक्ति को का एक पद कह सकते हो या फिर स्थान है जो समाज में प्राप्त हो। उसको व्यक्ति का समाज में कैसा जो है पद है, अमीर है कि गरीब है। और साथ ही व्यक्ति का जो है स्टेटस क्या है, मतलब ये हो जाएगा कि व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब में या फिर अन्य कोई काम करता है। तो ये भी जो है क्या है, उसकी स्थिति को ही दर्शाता है। या जो है जन्म से प्राप्त हो सकती है, जैसे कि लिंग, जाति, या जो है अर्जित भी जो है की जा सकती है। मतलब इनका कहना होता है जो स्थिति होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक तो आप जो है बड़े घर में पैदा हो जाओ तब तो आपकी स्टेटस आपका अच्छा है, ठीक है। आप गरीब घर में हो गए, पैदा हो गए, तो आपका स्टेटस उस तरह से कहलाएगा, आपकी स्थिति के ऊपर ही डिपेंड करता है। या तो हो गई कि आप जिस घर में पैदा होंगे, अमीर घर में हो गए तो आप अमीर घर के कहलाओगे, गरीब घर में पैदा हुए तो गरीब घर के कहलाओगे, आपकी स्थिति कहलाएगी। और भी एक स्थिति होती है जिसको हम आर्जित स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब आर्जित क्या है, आर्जित मतलब ये हुआ आप गरीब घर में जो है पैदा हुए, ठीक है, अपनी मेहनत से, अपने जो है लगन से आप पढ़ाई करके एक अच्छी आप जॉब हासिल कर लेते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, आप टीचर बन जाते हो। तो ये आपकी जो है आर्जित आपकी स्थिति आपकी कहलाएगी। पहले आप गरीब थे, आप अमीर हो गया, आपका पद जो है समाज में ऊंचा हो गया, तो इसको जो है हम आर्जित जो है स्थिति हम कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति जो है पिता है, ठीक है, डॉक्टर या छात्र हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जो है एक व्यक्ति जो है समाज में स्थित, स्टेटस मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति समाज में किसी ना किसी स्थिति में हो सकता है। व्यक्ति पिता हो सकता है या फिर डॉक्टर भी हो सकता है, छात्र हो सकता है। तो इस तरह से समाज में उसका जो है स्टेटस रहता है, स्थित रहता है। तो अलग अलग सभी का समाज में, ठीक है, गरीब है कि अमीर, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ से
रोल के बारे में समझेंगे कि भूमिका क्या है। भूमिका जो है किसी स्थिति से जुड़ी अपेक्षित व्यवहारों का एक समूह है। भूमिका क्या है? किसी स्थिति से जुड़ी जो अपेक्षित व्यवहारों का एक समूह होता है, इसी को हम भूमिका कहते हैं। या जो है वह तरीका है जिससे व्यक्ति जो है अपनी स्थिति में व्यवहार जो है करता है। ये जो तरीका है, इसमें व्यक्ति क्या है, अपनी स्टेटस में जो है बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक पिता की भूमिका के बारे में बच्चों की देखभाल करना, मार्गदर्शन करना, सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। ठीक है, तो रोल में भूमिका क्या रहती है? जैसे कि आप जो है घर में हैं, ठीक है, आप ही कमाते हैं, तो आपकी भूमिका यह रहती है कि आप घर को चलाते हैं, घर खर्च में आप योगदान देते हैं, तो आपकी भूमिका होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि माता पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की प्रति कि बच्चों की देखभाल करना, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में जो है पढ़ाना, उसका मार्गदर्शन करना और उसकी सुरक्षा भी जो है सुनिश्चित करना। कोई इसको बीमारी वगैरह तो उसकी इलाज वगैरह कराया जाता है। तो एक जिस प्रकार एक पिता की अपने बच्चे की पर जो जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, जो रोल होती, जो भूमिका रहती है, वही आपकी जो है रोल कहलाती, भूमिका कहलाती है। ठीक है, जैसे ये और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक शिक्षक की भूमिका छात्रों को पढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना, वो मूल्यांकन करना होता है। जैसे कि एक जो टीचर होता है उसका कार्य क्या रहता है? तो उसका जो कार्य रहता है वो बालकों को पढ़ाना उसका कार्य रहता है। ठीक है, ज्ञान प्रदान करना उसका कार्य रहता है और मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों का मूल्यांकन करना, ये भी उसका जो है कार्य रहता है। तो इसी को हम भूमिका कहते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। कुछ यहाँ से एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं। एक जो है व्यक्ति पिता की स्थिति में है। ठीक है, एक यदि कोई व्यक्ति जो है पिता की स्थिति में है और उसकी भूमिका में जो है बच्चों की देखभाल करना, उसे जो है शिक्षित करना, उसे जो है प्यार करना, ये सब शामिल है। मतलब जो है व्यक्ति पिता की स्थिति में मतलब ये हो जाएगा। स्टेटस का मतलब ये चीज़ नहीं होता है, ये तो होता है कि व्यक्ति अमीर है कि गरीब है, ये भी समाज में देखा जाता है, उसकी शादी हुई है, बाल बच्चे वाला नहीं है कि नहीं है, ये भी स्टेटस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें थोड़ा सा अलग समझाया है कि मान लो एक कोई पिता है, ठीक है, तो वो जो है समाज में उसको एक स्थिति मिली है कि हाँ उसकी शादी होगी, तो हाँ वो शादीशुदा है, तो उसकी होगी स्थिति। अब उस पिता की एक भूमिका रहती है, उनके जो बच्चे हैं उनकी जो है देखभाल करना, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना, उनसे प्यार करना, तो उसकी जो है पिता की भूमिका रहती है, जिम्मेदारी रहती है। तो इसी जिम्मेदारी को ही हम भूमिका कहते हैं। और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक व्यक्ति, मान लो कोई जो है शिक्षक है, तो कोई व्यक्ति यदि समाज में यदि शिक्षक है तो जाहिर सी बात है उसको समाज में एक स्टेटस उसको मिला है। उसकी स्थिति क्या है समाज में? वो टीचर है, तो उसको एक स्थिति मिली हुई है। लेकिन टीचर का कार्य क्या है? तो टीचर जो कार्य करेगा वह उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी भूमिका होती है। तो टीचर जो कि उसको समाज में एक पद प्रदान है कि वो टीचर है। अब भूमिका क्या कहती है? भूमिका कहती है जो टीचर होगा वो जो है बच्चों को जो है पढ़ाएगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, ठीक है, और उनके सवालों का जवाब देगा, उन्हें जो है सीखने में मदद करेगा। तो यही उसकी जो है जो जिम्मेदारी होती है, जो पढ़ाता है टीचर, उसी को हम भूमिका कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी कहते हैं। फिर इसमें है एक और एग्जाम्पल है, यदि एक डॉक्टर की स्थिति में है, माने एक कोई व्यक्ति है जो कि डॉक्टर है, डॉक्टर की स्टेटस में है, मतलब डॉक्टर तो उसकी समाज में स्थिति क्या रहेगी? डॉक्टर है तो भैया स्टेटस भी उसका डॉक्टर रहेगा, जाहिर सी बात है। अब उसकी भूमिका क्या है? तो डॉक्टर की भूमिका यही रहती है कि मरीजों का इलाज करना, उन्हें जो है स्वस्थ करना और बीमारियों से जो है बचाना रहता है डॉक्टर का कार्य। तो डॉक्टर का जो कार्य रहता है, जो टीचर का कार्य रहता है, जो माता पिता का कार्य रहता है, तो जो कार्य रहते हैं ये हो जाएगी भूमिका। जो जैसे कि पिता हैं तो समाज में उनको जो है पिता का दर्जा प्राप्त है, और जो जैसे कि टीचर है तो उसको समाज में टीचर का स्टेटस मिला हुआ है, जो डॉक्टर है उसको समाज में डॉक्टर का स्टेटस मिला हुआ है, तो वह उसकी हो जाएगी क्या? स्टेटस हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। अब जो वे कार्य करेंगे वो आपकी भूमिका कहलाएगी। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, रूढ़ियाँ अथवा लोकाचार। तो ये क्या है? तो जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती, कल्याणकारी का मतलब होता है कि समाज के हितों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती हैं तथा जो है एक समूह के लोग, जब जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाएंगी तो समूह के जो लोग हैं जब यह जो है मानकर, समूह के लोग जब यह मानकर स्वीकार करते हैं कि उनका कल्याण अवश्य होगा, कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उनको वे मानते हैं कि हाँ, जब इन सब चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं कार्यों को, तो इससे हमारा कल्याण होगा, तो समाज का जो कल्याण होगा, तो इसी को हम रूढ़ियाँ कहते हैं।
ये रूढ़ियाँ समूह के सदस्यों के व्यवहारों को जो है नियमित करने लगती है। और जनरीतियाँ अच्छी व बुरी जो है दोनों तरह की हो सकती हैं। जनरीतियाँ जो है अच्छी भी हो सकती हैं समाज में, बुरी भी हो सकती हैं। लेकिन रूढ़ियों का संबंध जो होता है साधारण अच्छे व्यवहारों से होता है। तो रूढ़ियों का जो संबंध होता है किससे होता है? आपके अच्छे बिहेवियर से होता है। और रूढ़ियों के जो है औचित्य को सभी लोग जो है स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि बिना किसी शर्त वितर्क के जो है लोग इन्हें स्वीकार करते हैं। अतः यह सिद्ध हो गया है कि रूढ़ियाँ जनरीतियों का वह रूप है जो समूह के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। जैसे कि वस्त्र जो है धारण करना एक रूढ़ी है। मतलब जो है एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप जो है ऐसे जो है समाज में घूमोगे नंगे, तो आपको समाज क्या कहेगा? तो आप जब वस्त्र धारण करके निकलते हो तो इसी को हम जो सामाजिक कह सकते हो एक अच्छा कार्य है। ठीक है, तो इसी को हम रूढ़ियाँ कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको इतनी लिखना है। अब यहाँ से समनर ने इसकी परिभाषा लिखा है। वे कहते हैं कि जब सत्य और उचित के तत्व कल्याण के सिद्धांतों में विकसित हो जाते हैं तो जनरीतियाँ रूढ़ियों का रूप जो है लेती हैं। इसी को हम रूढ़ियाँ या लोकाचार कहते हैं। ठीक है, जब सत्य और उचित के तत्व मतलब जब सत्यता, समाज में सत्यता और उचित जो समाज के हितों के लिए जो कार्य अच्छे रहते हैं, ये जब तथ्य समाज के सिद्धांतों में विकसित हो जाते हैं, समाज में लोग अच्छे कार्य करने लगते हैं और सत्य बोलने लगते हैं, तब जनरीतियाँ रूढ़ियों का जो है रूप ले लेती हैं। इसी को हम रूढ़ियाँ कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन इसमें कि रीति रिवाज का अर्थ आपको बताना है। तो रीति रिवाज क्या है? तो किसी समाज या समुदाय की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा, उसकी प्रथाएं, सामाजिक मानदंड, इसी को हम रीति रिवाज कहते हैं। ये मानदंड जो है किसी विशेष समुदाय के लोगों के दैनिक जीवन, धार्मिक जो है समारोह और सामाजिक उत्साहों को जो निर्धारित करते हैं। और रीति रिवाज का पालन करना उस समुदाय का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है माना जाता है। अब रीति रिवाज क्या है? ठीक है, तो प्रत्येक समाज का, प्रत्येक धर्म का अपनी एक रीति रिवाज होती है। जैसे कि हिंदू धर्म का अपनी रीति रिवाज है, पूजा पद्धति है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, तो हम भी लोग वही फॉलो कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ठीक है, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, त्यौहार भी जो है सेलिब्रेट करते हैं, धार्मिक समारोह वगैरह में भाग लेते हैं। तो ये सब उत्सव वगैरह जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह सब हम मनाते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी कह सकते हो प्रथाएं जो स्थानांतरित होती है, जो चली आ रही हैं, इसी को हम रीति रिवाज कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। उदाहरण के लिए जैसे कि विवाह समारोह, तो सभी धर्मों के विवाह समारोह अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, किसी में फेरे होते हैं, किसी में हल्दी मेहंदी, किसी में संगीत के माध्यम से, अलग अलग सभी का होता है। हिंदुओं में जैसे कि फेरे होते हैं। तो त्यौहार जैसे कि सभी धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं। दिवाली जैसे कि हिंदुओं में, ईद आपके मुसलमानों में, क्रिसमस आपके ईसाइयों में। जैसे त्यौहारों को जो मनाने के लिए अलग अलग जो है रीति रिवाज का पालन किया जाता है। तो सभी धर्मों की अलग अलग रीति रिवाज है। तो यही जब रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित हो रही है, जिसमें हम देखा जाए हिसाब से इसमें कौन कौन चीज़ें को आते हैं, इसमें जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, सामाजिक जो मानदंड है, तो इसी को हम रीति रिवाज कहते हैं। तो इतनी आपको जो है सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से हम तो यहाँ से रीति रिवाज जो है किसी भी समाज की संस्कृति का एक जो है महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है और उन्हें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो है बढ़ाया जाता है। तो इतना आपको जो है लिखना है। फिर यहाँ से दिया हो कि प्रतिबंध और जो है मूल्य कैसे कहते हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे, दोनों के बारे में। तो प्रतिबंध की जब भी बात आती, प्रतिबंध का मतलब होता है किसी चीज़ पे जो है सीमा लगाना या फिर जो इस पर रोक लगाना। मूल्य आपके होते हैं, आपकी वैल्यू होती हैं, आपकी जो कह सकते हो आपका समाज में जो मूल्य रहते हैं, ठीक है, अच्छे मूल्य और निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपकी वैल्यू होती हैं, तो वही आपके मूल्य होते थे। दोनों के बारे में यहाँ से समझेंगे। तो प्रतिबंध जो है किसी चीज़ पर लगाई गई सीमा या रुकावट को दर्शाता है। तो प्रतिबंध का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक जब लगाई जाती है। ठीक है, तो मान लो रोक किसी भी हो सकता है या फिर उसकी एक सीमा लगा देते कि इतने समय तक ही जो है अब जो है कोई चीज़ जो है ले सकते हैं। तो ये सब जो है दर्शाते हैं प्रतिबंध को। जबकि मूल्य क्या है, किसी चीज़ की जो है महत्व और या जो उपयोगिता को दर्शाते हैं। वैल्यू क्या है, किसी चीज़ के जो है मूल्य को और उसकी जो है उपयोगिता को दर्शाते हैं मूल्य। तो यहाँ से हम थोड़ा सा विस्तृत में सभी के बारे में हम समझेंगे। तो प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध का मतलब होता है किसी चीज़ को करने या पाने से रोकना। ठीक है, किसी कार्य को करने से जब रुकावट कोई लगा देता है या फिर किसी चीज़ को पाने में कोई रुकावट आ जाती है,
तो इसी को हम प्रतिबंध कहते हैं। जैसे कि अभी यूरिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, यूरिया नहीं मिल रही खेतों में डालने के लिए, तो इसमें क्या प्रतिबंध है, यूरिया आ नहीं रही है, या फिर लोग जो है गोदाम में भरे हुए हैं, प्रतिबंध लगा है, नहीं दे रहे हैं, इसी को प्रतिबंध कहा जाता है। ठीक है। या फिर किसी जो है चीज़ की जो है सीमा निर्धारित कर देना, यह एक बाहरी बल या जो है नियम हो सकता है जो किसी व्यक्ति या जो है समूह को कुछ करने से जो है रोकता है। तो उदाहरण के लिए सरकार द्वारा किसी विशेष वस्तु के आयात पर जो है प्रतिबंध जो है लगाना। तो प्रतिबंध मतलब किसी चीज़ पर जो है सरकार यदि आयात लगा दे, ठीक है, प्रतिबंध लगा दे आयात पर, तो आयात क्या होता है, आयात का मतलब ये होता है किसी चीज़ से दूसरे देश से किसी चीज़ को अपने देश में लाना। आयात का मतलब यही तो होता है, आयात और निर्यात। ठीक है, निर्यात का मतलब होता है भेजना यहाँ से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो मान लो कि जैसे कि आपने देखा होगा अभी चाइना को लेकर काफ़ी पहले जो है विवाद था, तो कुछ चीज़ों को जो है बैन किया गया, चाइना से सामान नहीं लाया जाता है, तो इसमें प्रतिबंध लग गया है। तो ये होता है प्रतिबंध। तो प्रतिबंध जो है किसी भी रूप में हो सकता है, कानूनी प्रतिबंध भी हो सकता है, सामाजिक प्रतिबंध हो सकता है, व्यक्तिगत प्रतिबंध भी हो सकता है। तो इस तरह से होता है। फिर यहाँ से मूल्य दिया हो कि मूल्य कैसे कहते हैं, तो मूल्य जो है किसी चीज़ का वह जो है महत्व है, वह उपयोगिता है जो उसे जो है महत्वपूर्ण या वांछनीय बनाता है। तो यह एक जो है आंतरिक विश्वास का सिद्धांत हो सकता है जो किसी व्यक्ति के कार्यों को जो है निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ईमानदारी, निष्ठा, न्याय, समानता जैसे गुण जो है ये क्या है, ये मूल्य ही होते हैं, वैल्यू होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में इतना आपको जो है लिख देना है। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया। टोटल इसमें 8 आपके जो है इसमें क्वेश्चन थे। आपका यूनिट आपका 7 था। ये आपका 8वां जो चैप्टर है आज ही करा देंगे, अभी कल तक उसकी भी क्लास आ जाएगी, अब जाकर उसको भी आप ज्वाइन कर लेना है। अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं बहुत ही शीघ्र हम सारे के सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे इसी अगस्त माह में ही। और फिर अगले महीने से हम सारे के सारे मॉडल पेपर को देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हम चर्चा करेंगे। मिलता हूं वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।